फ्रेंड्स वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल सी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बढ़िया बढ़िया से बहुत ही क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, मैं आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि यहाँ पर डेरिवेशन में आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है जो आपके पासिंग मार्क्स के लिए बहुत है। पासिंग मार्क्स के लिए आपको ये वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी क्या है, यहाँ पर पहले आपका दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं विमा लिखिए। ये आपके 2 नंबर में लगभग पूछ लिया जाता है ऐसे। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर, देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल की तीव्रता को, यहाँ पर कोई एक हमने ले रखा है, यहाँ पर कोई एक बिंदु धन आवेश ही है, ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। इस पे जब कोई बल लगता है तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि बल बटे आवेश को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई बराबर एफ बटे क्यू लिखते हैं, क्यू नॉट से। ठीक है, मात्रक होता है न्यूटन इंटू कूलाम और विमा होती है mL/T-3 A-1। ठीक है, तो ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये आपका यहाँ पर सब हो चुका है। इसको चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आ चुके हैं यहाँ पर हम सेकंड टॉपिक पर। तो सेकंड टॉपिक आपका क्या है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या है यहाँ पर, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा एवं विमा एवं सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्योंकि इसकी परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है और ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपकी क्या है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर आप समझ जाते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ जाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जो दो विपरीत प्रकार के आवेश, यहाँ पर दो विपरीत प्रकार के आवेश तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी 2L की रचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब जो रचना बन रखी है यहाँ पर, ये जो आपकी रचना बनी है ये वाली, इस रचना को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस रचना को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस रचना को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और जब इस रचना को सही से लिखेंगे यहाँ पर, ये इस रचना को वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलते हैं, तो बात कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, या चाहे आप ये माइनस वाला ले लो चाहे ये प्लस वाला ले लो, दोनों वाले आवेशों में से कोई एक आवेश और इनकी न्यूनतम बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और Q गुणा 2L, ठीक है, लिखते हैं। और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर और विमा होती है लता, LATA। ठीक है, इसको लता से याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम ये आ चुके हैं आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर में मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। तो मुझे बताइए क्यों नहीं काटती हैं। तो इस डायग्राम से आपको कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब किसी बिंदु पर दो परस्पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी, कि ये संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर आप कोई बल रेखा, एक मैंने ये खींची ये वाली इधर और एक मैंने इधर खींची, तो अब ये बताइए एक की दिशा इधर हो गई, एक की दिशा इधर हो गई। अब इसकी दो दिशा हो गई। आपने कभी पढ़ा है कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाओं की कभी दो दिशाएं होती हैं, एक वैद्युत बल रेखा की हमेशा एक दिशा होती है। तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, यही तात्पर्य है। आपको इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें बात करते हैं। इसमें आपका क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र निकालिए। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन है, इसको हम नहीं कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हमें केवल थ्योरी देखनी है।
आ चुके हैं इसमें थ्योरी। ये वाली थ्योरी क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। जैसे अगर आपको कोई ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, तो जब बी बिंदु को उठाकर ए बिंदु तक लाया जाए तो जो उसको आपको उसमें जो आपने कार्य किया है, W बराबर कार्य किया है, उस कार्य को ही हम बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। जब आपको दो विभवांतर दिए जाते हैं तो एक में से एक माइनस करके W/Q लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाता है विभवांतर में। और इसकी विमा होती है आपकी mL2 T-2 A-1। ठीक है, इसको वोल्ट बोलते हैं। और आपका दूसरा इसका होता है जूल इंटू कूलाम। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये जो आपके दो पृष्ठ दिखाई दे रही है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, पृष्ठ में अविलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझते हैं इसको। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं की मात्रा, इनको समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ है ये वाला और एक ये वाला। ये जो आपके दोनों पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये जो लंबवत गुजर रही हैं ये वाली रेखाएं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं वैद्युत लंबवत जो गुजर रही हैं। ठीक है, इनका मात्रक आपको कमेंट में बताना है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है फाई ई कॉस थीटा। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। इसमें पढ़ते हैं, इसमें आगे क्या पढ़ना है, अनुमान वेग तथा अपवाह वेग किसे कहते हैं ये बताना है आपको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताते हैं। वह वेग जिसके द्वारा चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन से घटते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे से आगे बढ़ता है उसे अनुमनन वेग कहते हैं। मतलब क्या है, जो धन से ऋण की ओर बढ़ता है उसे अनुमनन वेग कहते हैं। और ये अनुमन वेग का सूत्र, और ये आपके कुछ धारा लिखें, आई बराबर धारा, ए इलेक्ट्रॉन संख्या, ए क्षेत्र, अनुमन वेग VD। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनाना है। इसमें आपको इस टाइप से बस लिख देना है। ये आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम के अनुसार यह सिद्धांत किस आधार पर काम करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो किरचॉफ के धारता नियम के अनुसार किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धनायनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये होता है बीजगणितीय योग का शून्य, I बराबर शून्य होता है। ठीक है, आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है, यहाँ पर I1 I2 I5 तक ऐसे बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको I1 जो आपके इधर अंदर की ओर आ रहे हैं, जो आपको अंदर की ओर इस टाइप से दिख रहे हैं, उसको आपको प्लस लेना है। और जो आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ऋण 5 है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको माइनस में लेना है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस करके आपको बीजगणितीय योग यहाँ पर शून्य बनाना है, जैसे ये बना रखा है शून्य। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बराबर भी होता है, इसको आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं। इसको आप एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि जो भी बंद संधि के ओर आने वाली और संधि से दूर जाने वाली के बराबर होता है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया। तो अभी मिलते हैं आपको आगे टॉपिक पर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफर का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाता है। ट्रांसफर क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ट्रांसफर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक सहायक प्रत्यावर्ती बोल्ट को मापने वाला परिवर्तित किया जा सकता है, उसको ही हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती बोल्ट को मानकर परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आपको बोल्ट को मतलब कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसका काम ये होता है। ठीक है, आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक आपका होता है ऊंचाई, एक होता है अपचाई ट्रांसफर। तो उपचाई ट्रांसफर क्या करता है, नॉर्मल भाषा में समझते हैं, निम्न प्रत्यावर्ती धारा बोल्ट को उच्च में बदलता है और उच्च धारावर्ती वाले को निम्न बदलता है। ये आपके दोनों के उल्टे काम होते हैं। ठीक है, जो उच्च वाला होता है वो निम्न में करता है, जो निम्न वाला होता है वो उच्च को करता है। और ये आपके एक ट्रांसफार्मर वाला होता है, एक आपका प्राथमिक कुंडली से जुड़ा होता है, एक दूसरी कुंडली से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये अन्योन्य प्रेरणा का सिद्धांत में काम करता है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गई है। तो चलते हैं आगे। ये आपका मोस्ट है। इसमें भी क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इनके गुण बताइए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा वैद्युत चुम्बकीय तरंग जैक्रम के अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होती है
उसे ही हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मतलब आपको क्या बताते हैं, जय प्रक्रम के अध्यारोपण। जय प्रक्रम का मतलब होता है एक जो ये आपकी यहाँ पर ये एक दिखाई दे रही है इलेक्ट्रोमेट और ये वाली इलेक्ट्रोमेट, ये जब दोनों आपस में मिलती हैं तभी एक निर्माण करती हैं। मतलब ये आपकी विद्युत, ये आपकी विद्युत और चुंबकीय, जब दोनों तरंगे आपस में ये मिलती हैं तब जो अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण मिलना होता है। ठीक है, इस टाइप से। इनके गुण कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला, वैद्युत चुंबकीय तरंग वेग प्रकाश के बराबर होती है। वेग प्रकाश मतलब प्रकाश के बराबर होती है, तो मतलब आप समझ जाइए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ठीक है, इसको टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग कणों के उत्पन्न होते हैं। ठीक है, त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब जो आवेश होते हैं उनको, चाहे तो आप इस लाइन को मत लिखना, आपको चार लिखने तो आप ये वाला मत लिखना। ठीक है, ये आपको थोड़ा अटपटा लगे तो मत लिखना। चलिए बात करते हैं आगे की, आप क्या है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थीय होती है। ठीक है, इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इन तरंगों की संरचना के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनको मतलब कोई माध्यम में नहीं चाहिए होता है, ये मतलब प्रकाश की भांति कार्य करते हैं, तो प्रकाश को भी कोई माध्यम नहीं चाहिए होता। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है,